एक्टिंग लाइन के एस्पिरेंट्स के मन में हमेशा यह ख्याल आता हो, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसके बिना सक्सेस मिलना मुश्किल है। बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं आपके लिए निकाल के आया हूं वो 3 रिक्वायरमेंट्स जिसके बिना फिल्म इंडस्ट्री में एक एक्टर को सक्सेस मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं विनायक वर्धन और स्वागत है आपका चैनल एक्टर बाय चॉइस में, ए चैनल दैट इज बाय द एक्टर फॉर द एक्टर्स। आज हम लोग बात करेंगे 3 रिक्वायरमेंट्स के बारे में, 3 ऐसी शर्तों के बारे में जिनके बिना एक्टिंग लाइन में सक्सेस मिलना बिल्कुल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मैंने ऑलमोस्ट शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि सक्सेस तो कभी भी किसी को भी मिल सकती है इस लाइन में, लेकिन सक्सेस को मेंटेन करना या जीरो से स्टार बनने तक का सफर इन 3 रिक्वायरमेंट्स के बिना हो ही नहीं सकता। इस वीडियो में हम लोग एक्सेप्शंस की बात नहीं करेंगे, बिकॉज एक्सेप्शंस आर नॉट द पार्ट ऑफ द रूल। कोई एक इंसान अगर इन रिक्वायरमेंट्स में से किसी एक रिक्वायरमेंट या 2 रिक्वायरमेंट के ना होने के बावजूद सक्सेसफुल हो जाता है, वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। हम उन लोगों की बात करेंगे जो इस लाइन में स्टार्ट कर रहे हैं या 6 महीने, साल भर, 2 साल से यहां पर और सोच रहे हैं कि ऐसी कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनका होना इस लाइन में सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। रिजेक्शन हैंडल करने की एबिलिटी। अगर आप फिल्म लाइन में नहीं हैं तो आपको ये बात ऑब्वियसली लग सकती है, लेकिन यकीन मानिए आप इसके मैग्नीट्यूड से पूरी तरह अनजान हैं। अगर आप एक एक्टर हैं तो ट्रैवल करके ऑडिशन तक जाने का समय और उसके बाद तैयार होने का समय, जब आप वहां पहुंचते हैं तो आप ये रियलाइज करते हैं कि आप ही का ऑडिशन देने के लिए, आप ही के रोल के ऑडिशन को देने के लिए 20 से 100 लोग वहां पर लाइन में खड़े हैं और उनके लुक, उनकी हाइट लगभग आप ही की जैसी होती है। वो एक सेम कैटेगरी में होते हैं और शायद अगर आपने एक्टिंग पे प्रैक्टिस नहीं की है तो आपकी एक्टिंग और उनकी एक्टिंग में ज्यादा फर्क नहीं। ऐसे सिचुएशन में ऑडिशन देने के बाद 99% केसेस में आपको यह तक बताने की जहमत नहीं उठाई जाती है कि आप सेलेक्ट हुए हैं या रिजेक्ट हुए। अगर आप घर से एक फिक्स टाइम लेकर आए हुए हैं, ये सोचकर आए हुए हैं कि मैं साल, 2 साल या 3 साल यहां दूंगा, तो आप रेगुलर ऑडिशंस दे रहे होते हैं। लगभग हफ्ते में 2 से 5 ऑडिशंस दे रहे होते हैं, तो 1 महीने में कम से कम आप 10 और मैक्सिमम आप 20 से 25 बार रिजेक्ट हो रहे होते हैं। When a person is rejected regularly, तो उसका माइंड उस रिजेक्शन को एक फिजिकल अटैक की तरह लेता है। उसके माइंड को लगता है बार बार उस पर अटैक किया जा रहा है और उस अटैक से बचने के लिए वो इंसान नए नए बहाने ढूंढता है ताकि उस पर या तो वो अटैक हो ही नहीं, या फिर अगर वो अटैक हो भी तो वो कुछ ऐसा बहाना बना दे जिसके कारण अगर वो अटैक के सामने नहीं पड़ता है तो लोग उसके बारे में बुरा भला ना कहें। आपका माइंड खुद ही ऐसे ऐसे एक्सक्यूजेस बनाने लगेगा जिसके कारण आप ऑडिशन देना कम कर देंगे या शायद बंद भी कर सकते हैं। फियर ऑफ रिजेक्शन को साइकोलॉजिस्ट ने एक बहुत बड़ा फियर बताया है। यह एक ऐसा फियर है जिसके कारण लोग आगे पढ़ने की कोशिश करना ही बंद कर देते हैं या शायद बस उतना ही एफर्ट डालते हैं जिससे उसके आसपास के लोग ये ना माने कि ये बंदा एफर्ट नहीं डाल रहा है। इट्स अ सेल्फ सैबोटाज प्रोसेस। फियर ऑफ रिजेक्शन का सेल्फ स्टीम से एक बहुत गहरा संबंध है। अगर फियर ऑफ रिजेक्शन बढ़ता जाता है तो इंसान का सेल्फ स्टीम घटता जाता है और उस सेल्फ स्टीम को बाहर के लोगों के सामने मेंटेन करने के लिए इंसान अपने आप को ऐसे ऐसे एक्सक्यूज देता है जिससे वो शायद ऑडिशंस और मीटिंग कम कर दे या उसके आसपास के लोग कहने लगे कि भाई यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, इट्स द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और फिल्म लाइन है ही खराब। वैसे अगर आपको कास्टिंग प्रोसेस के बारे में जानकारी चाहिए तो उसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया, एक बार जरा उस लिंक को देख लीजिए। अगर आप इस सिचुएशन को अभी तक नहीं समझे तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आप नॉर्मल इंसान है और अभी आप जॉब ढूंढ रहे हैं। आप 10 इंटरव्यू देते हैं, आप इंटरव्यू देने जाते हैं और इंटरव्यू देने के बाद आपको बताया जाता है विल गेट इन टच विथ यू, आपको बताते हैं और उसके बाद ना आपके फोन उठाए जाते हैं, ना आपके एसएमएस का जवाब दिया जाता है
और अगर आप ज्यादा पुश करते हो तो शायद आप ब्लॉक भी हो जाते हो। अगर आप महीने में 10 इंटरव्यू दो और 10 में सेलेक्ट नहीं हो और सेलेक्टर्स आपको कॉल करके आपके रिजेक्शन का बताना भी जरूरी नहीं समझे, तो आपकी मेंटल कंडीशन कैसी होगी? इस कंडीशन से हर एक्टर को हर दिन गुजरना पड़ता है। अगर आप मेंटली इतने स्ट्रांग हैं तो ही यहां आने के बारे में सोचें, नहीं तो पता चला कि आप 1-2 महीने ऑडिशन देंगे और उसके बाद घर बैठे रहेंगे, अपने आप को मेंटेन करते रहेंगे, यू नो, क्योंकि यहां ऑडिशन देना, लोगों से मिलना बहुत जरूरी बात है। सो एबिलिटी टू हैंडल द रिजेक्शन इज रिक्वायरमेंट नंबर 1। रिक्वायरमेंट नंबर 2, फॉर्मल एक्टिंग ट्रेनिंग एंड रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ योर क्राफ्ट। वेल, कई लोगों को यह मजाक लगता है। बाहर वाले लोग तो ये भी सोचते हैं कि भाई एक्टिंग कोई सीखने वाली चीज है, अरे कोई भी कुछ भी बन सकता है। और आपको भी शायद ये लगता होगा, सीरियल्स में या एड्स में कुछ रोल्स को देख के आपको ऐसा लगता हो कि भैया सामने वाला इंसान तो एक्टिंग कर नहीं रहा है, तो इसमें टेंशन क्या है, मैं हीरो जैसा दिखता हूं, मैं भी हीरो बन जाऊंगा। पार्शियली आप करेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एक्टिंग की फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन फिर भी उन्हें काम मिल रहा है। पर जब कंपटीशन में ऐसे लोग हो जिन्होंने फॉर्मल ट्रेनिंग ले रखी हो और प्रोफेशन ऐसा हो जो आपको किसी भी और प्रोफेशन से ज्यादा नाम, पैसे और पावर दे सकता है, तो क्या आप उस कंपटीशन में बिना प्रिपरेशन के जाना पसंद करेंगे? एक डॉक्टर बनना, एक इंजीनियर बनना, MBA करना, ये सब फॉर्मल चीजें हैं, लोग 2-2 साल इसे सीखते हैं। लेकिन जब लोग एक्टिंग करने आते हैं तो शायद 2-3 वर्कशॉप करके या एक 3 महीने का कोर्स करके ये सोचने लगते हैं कि भैया हो गया, अब तो हम सब कर लेंगे। Well, this thought is so far away from the reality, I just cannot explain. इस गलतफहमी का शिकार मैं खुद हुआ था। जब मैं 2 साल अपनी एक्टिंग की पढ़ाई FTI से पूरी करके यहां पर आया, तो मुझे लगा कि भाई मैं तो एक्टिंग जानता हूं और फिल्म इंडस्ट्री के लोग मेरी खुली बाहों के साथ मेरा स्वागत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप एक्टिंग सीखते हैं तो बस आप उसकी ABCD सीखते हैं। उसकी सेंटेंस फॉर्मेशन सीखने के लिए, उसको एक अच्छे लैंग्वेज की तरह बोलने के लिए, लिखने के लिए, करने के लिए रेगुलर प्रैक्टिस लगती है। आज भी जब मैं अपने 4 साल 5 साल पुराने ऑडिशंस देखता हूं, मुझे लगता है यार आई कुड हैव डन बेटर। ये एक ऐसी लाइन है, एक्टिंग एक ऐसा प्रोफेशन है और आर्ट का कोई भी लाइन एक ऐसी लाइन है जो अगर आप प्रैक्टिस करते रहते हैं अपने आर्ट तो आप हमेशा बेटर होते रहते हैं। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। और अगर इतना सब कुछ सुनने और कहने के बावजूद भी अगर आपको इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आ रही है, तो आप एक बेसिक सी बात समझिए, 99% चांस में शायद आप यहां सक्सेसफुल एक्टर नहीं बनने वाले। तो एक ऐसी लाइन में जहां पर फेलियर के चांसेस इतने ज्यादा हैं, इट इज ऑलवेज बेटर टू स्टे प्रिपेयर्ड एंड बी प्रिपेयर्ड। कहीं पर किसी भी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। यू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। थर्ड पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन इतना टैबू है कि इसके बारे में कोई बात नहीं करता, या लोग यहां आने से पहले इस फैक्टर को ध्यान ही नहीं देते। शायद अपना दिल कड़ा करके आप फियर ऑफ रिजेक्शन हैंडल कर सकते हैं, शायद आप ज्यादा प्रैक्टिस करके शायद अपने आप को बेटर बना सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसी रियलिटी है, थर्ड पॉइंट, जिसको मैनेज किए बिना you will not become an actor. There is no chance of this. And the third point is money for survival in Mumbai. Mumbai is one of the top 10 most expensive city in the world. In the world, not in India just. In the world. ये एक ऐसी जगह है जहां पर रहना और खासकर अंधेरी और उसके आसपास के एरिया में रहना, अपने आप को मेंटेन करके रखना, एक ऑडिशन से दूसरी ऑडिशन में जाना और दूसरे ऑडिशन से तीसरे ऑडिशन में जाना, इन सब में पैसे लगते हैं। लोग इस पॉइंट को फैक्टर करके नहीं आते हैं। लोग एक साइड इनकम के बारे में या फिर सर्वाइवल के बारे में सोच कर नहीं आते। लोग लगता है कि मैं अच्छा दिख रहा हूं या एनी अदर थिंग, मैं सक्सीड कर जाऊंगा, फेलियर के बारे में सोचते ही नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर मुंबई में आपको दिए गए टाइम से ज्यादा रुकना होगा, देन हाउ विल यू सर्वाइव?
हाउ विल यू अर्न द मनी? बिकॉज अगर आप पैसे नहीं अर्न कर रहे हैं तो फिर आप अंधेरी आसपास के इलाके में तो रह ही नहीं सकते। आपको ये बात पता होगी कि मुंबई का 53% पॉपुलेशन स्लम्स में रहता है, एंड इट इज नॉट इजी टू सर्वाइव इन मुंबई। देयर आर मेनी पीपल who go and take any other job, who go and do something else, or maybe save the money from some other profession they were working on, और यहां आके वो उन पैसों का इस्तेमाल अपने एग्जिस्टेंस में करते हैं, अपने सर्वाइवल में करते हैं। मुंबई की बात छोड़ दें तो जो लोग हॉलीवुड में स्ट्रगल करते हैं वो लोग 101% टाइम कोई ना कोई पार्ट टाइम जॉब करते हैं, या तो मे बी एज ए ट्रेनर, या तो एज ए वेटर, या डॉग रनर्स, देयर आर मेनी थिंग्स। लेकिन इंडिया में थोड़े से कम लेबर लॉस के कारण और ज्यादा पॉपुलेशन के कारण साइड में बिजनेस करना, साइड में अर्निंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है एक अकेले इंसान के लिए। आप यहां आने से पहले ये जरूर फिगर आउट कर लें कि आपको कितने पैसे पर मंथ खर्च करने की सहूलियत होगी। यू मस्ट नो कि आपके पास कितने पैसे हर महीने आने वाले हैं, क्योंकि अंधेरी में रहने के लिए कम से कम 25 से 30 हजार तो लगेंगे ही लगेंगे, और ज्यादा की तो कोई लिमिट ही नहीं है। इस पॉइंट को बिल्कुल भी लाइटली नहीं। अगर आप यहां आते हैं तो अपने फाइनेंस को ध्यान में रखते। ये थी मेरी ओपिनियन में वो 3 रिक्वायरमेंट्स जिसके बिना एक्टिंग लाइन में सक्सेस मिलना पॉसिबल नहीं। मैंने बहुत सोचा इस वीडियो में लक के बारे में बात करूं क्या? लक तो सबसे बड़ा फैक्टर है इस लाइन में सक्सेसफुल होने का। लेकिन लक के बारे में हम लोग कुछ कर नहीं सकते। फिलहाल के लिए आप इतना जान लीजिए कि एक्टिंग लाइन में एग्जिस्ट करना एक 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं है जहां पूरे जोर के साथ एक छोटी ड्यूरेशन के लिए भागते हैं, बल्कि यहां एक मैराथन है जहां एग्जिस्ट करने के लिए फियर ऑफ रिजेक्शन हैंडल करना, एक्टिंग प्रैक्टिस करते रहना, और साथ साथ काम ना होने के बावजूद किसी तरह से अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करते रहना पड़ता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? क्या वीडियो देखकर आपके मन में कोई सवाल आए तो उसको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा, और अगर आपका सवाल बहुत इंटरेस्टिंग हुआ तो उस पर एक वीडियो भी जरूर बनाऊंगा। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा दें और घंटा रिंग कर दें, ताकि मेरी कोई भी वीडियोस आपसे छूटे नहीं। अगर आपको मेरा ये ओपिनियन लॉजिकल लगा हो या अच्छा लगा हो तो प्लीज ये लाइक का बटन दबा दो यार। इससे मुझे और भी वीडियोस बनाने की इंकरेजमेंट मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस वॉज योर फ्रेंड एंड गाइड विनायक वर्धन। फिर मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए कीप हसलिंग, स्टे फिट।